Hello everyone, myself Dr. Divyansh and today we will be studying diabetes. डायबिटीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की एंड किसी भी एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या डायबिटीज़ के लिए सेम ही रिस्क फैक्टर्स रहने वाले हैं. बंदा सेडेंटरी है, लाइफस्टाइल में जी रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है उसके, डाइट उसकी सही नहीं है, टबैको या फिर अल्कोहल का यूज़ है, हाइपरटेंशन या फिर कोई और एनसीडी बंदे को कोएग्जिस्टिंग है, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है बंदे को, या फिर उसको कैंसर है, या फिर कोई साइकेट्रिक इलनेस है, या फिर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या कैंसर रिलेटेड इन्फेक्शंस अगर हैं तो उसके अंदर किसी भी एनसीडी या फिर डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ेगा. ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स का अपना एक रोल है, एनवायरमेंटल हेल्थ फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे. एज जैसे जैसे बढ़ेगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का रिस्क बढ़ता जाएगा. जेनेटिक या फिर फेमिलियल प्री डिस्पोजिशन है या फिर कोई इम्यून मैकेनिज्म्स हैं उसके अंदर जो कि प्रेजेंट हैं, जो कि हमें सीडी मार्कर्स या फिर कोई भी म्यूटेशन अगर हम स्क्रीन कराएं उससे पता चल जाएगा, तब भी उस बंदे के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का चांसेस या कह लीजिए डायबिटीज का चांसेस ज्यादा रहता है. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज नॉट रिटन हियर इज स्ट्रेस. स्ट्रेस इज डायरेक्टली related to the risk of non-communicable diseases. Now after that we have to talk about the diagnosis of diabetes. First of all we have to understand that जो diabetes है, it is not a disease of elevated blood glucose. It is a disease of dysregulation of blood glucose. जब हम डायग्नोसिस की बात करेंगे, इफ अ पर्सन इज सिम्टोमेटिक तो उसके लिए हम सबसे पहली बात एक बार टेस्ट लगाएंगे, जो भी हम लगाएंगे अभी बताने वाले हैं. और अगर वो बंदा एसिम्टोमेटिक है तो उसमें 2 बार हमें टेस्ट लगाना होगा एट सेपरेट ओकेजन्स. नाउ क्या टेस्ट लगाना है हमें? 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. उसमें जो हम ये कह सकते हैं कि अगर फास्टिंग ग्लूकोज 7 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है या फिर हम कहें 125 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा है, वी विल क्लासीफाई द पर्सन एज डायबिटिक. और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 2 घंटे के बाद की ग्लूकोज, जिसको हम रैंडम ग्लूकोज भी बोलते हैं, अगर ये आपकी 200 mg पर डीएल से ज़्यादा आ रही है तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि बंदे को डायबिटीज़ है. और इस टेस्ट के बारे में 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में आपको क्या जानना है कि इस टेस्ट को लगाने से पहले एटलीस्ट जो आप पेशेंट है उसको आप बोलेंगे 8 से 12 घंटे की वो कम से कम फास्टिंग करके आए. उसके बाद में आप पहली रीडिंग लेंगे विच विल बी दिस फास्टिंग ग्लूकोज, जिसमें हमने बोला कि इफ इट इज मोर देन 125 mg पर डीएल यू विल कंसीडर द पेशेंट एज डायबिटीज. देन उसके बाद में आपने 75 ग्राम का उसको ग्लूकोज खिलाया. उसके बाद अगर उसकी जो वैल्यू है ग्लूकोज की 2 घंटे के बाद में इट इज मोर देन 200 mg per dl, you will classify the person as diabetic. Also there is another test that is HbA1c. So HbA1c if 6.5% से ज़्यादा है, we will classify the person as diabetes mellitus. Now another thing, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं impaired glucose regulation, बट उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कितना होता है. देखिए फास्टिंग की अगर हम बात करें, भूखे पेट का या ओवरनाइट ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं, इफ इट इज लाइक नॉर्मली इट शुड बी लेस देन 110 mg पर डीएल. ओके, अगर 60 mg पर डीएल से भी नीचे चला जाता है तो उस केस में हम उस बंदे को हाइपोग्लाइसीमिक बोल देते हैं. इसी तरीके से रैंडम ब्लड शुगर की जब हम बात करते हैं, इट शुड बी नॉर्मली बी लेस देन 140 mg पर डीएल. सो अब हमें पता है, अगर आप देख पा रहे हो कि 125 mg डीएल फास्टिंग शुगर इज डायबिटीज, नॉर्मल इज लेस देन 110, तो इसके जो बीच का हुआ उसको हम बोल देते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज. एंड इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है 110 से लेके 125 mg पर डीएल. इसी तरीके से जब आप रैंडम ब्लड शुगर की बात करेंगे, सो मोर देन 200 mg पर डीएल इज डायबिटीज, बट 140 पर mg पर डीएल से कम होता है नॉर्मल, तो इसके बीच का जो हुआ उसको हम बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस. ओके, नाउ ये बात आपको समझने वाली है कि जो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज होता है इसके अंदर डिफेक्ट होता है लिवर के अंदर. ओके, इट इज द लिवर इंसुलिन सेंसिटिविटी विच इज हैम्पर्ड, सो इट इज रिजल्टिंग इन इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, सॉरी इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज. वाइल अगर आप बात करते हैं कि मसल के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस आ गया है मसल्स के अंदर, तो उस केस में जो डेवलप होगा वो डेवलप होगा आपका इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस. ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी होता है. इसी तरीके से ये दोनों जो चीजें होती हैं इसको हमने एक ब्रॉड अम्ब्रेला दिया है जिसका नाम हमने दिया इम्पेयर्ड ग्लूकोज रेगुलेशन.
नाउ इन दिस इम्पेयर्ड ग्लूकोज रेगुलेशन एक और क्राइटेरिया है जिससे आप चेक कर सकते हैं। अगर HbA1c आपका बिटवीन 6 to 6.4% है तो आप बोल देंगे कि इस बंदे को इम्पेयर्ड ग्लूकोज रेगुलेशन है। ओके, नाउ कुछ केसेस हो जाते हैं जिसके अंदर के जो HbA1c है वो गड़बड़ हो सकता है। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है हमें कि HbA1c कहाँ पर डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं हो सकता। नंबर 1 HIV, नंबर 2 चिल्ड्रन, नंबर 3 जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, नंबर 4 स्टीरॉइड्स। एंड देखिएगा और कहाँ पे यूज नहीं हो सकता, कुछ केसेस होंगे जहां पर के फॉल्स लो HbA1c आ रहा होगा, मतलब कि इन रियलिटी HbA1c ज्यादा होगा। ओके, ये कब देखने को मिलेगा? जबकि आरबीसीज का लाइफ स्पैन नॉर्मल से कम होगा। फॉर एग्जांपल हिमोलिटिक एनीमिया जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी, है ना, ये हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। और कहाँ पे मिलेगा लो आरबीसी स्पैन? लिवर डैमेज हो रखा होगा, क्रॉनिक लिवर डिजीज, स्प्लेनोमेगाली, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। इन सभी केसेस के अंदर याद रखना है कि आरबीसीज का लाइफ स्पैन कम होगा तो बंदे के अंदर एनीमिक फीचर्स भी आ सकते हैं। एंड इन दोज केसेस देयर विल बी फॉल्सली लो HbA1c। ना फॉल्सली हायर HbA1c कहां पे होगा? जहां पर के आरबीसीज का लाइफ स्पैन बढ़ रहा होगा। ये कहां पे बढ़ रहा होगा? जहां पे कॉम्पनसेटरी इंक्रीज हो रखी होगी इन द नंबर ऑफ आरबीसीज। ये हमें कहां पे देखने को मिल सकता है? नंबर 1 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नंबर 2 विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी का एनीमिया, नंबर 3 अल्कोहल, नंबर 4 क्रॉनिक किडनी डिजीज, नंबर 5 स्प्लेनेक्टमी, क्या आपने स्प्लीन ही काट दिया बंदे की, नंबर 6 हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ओके।